रिलेशंस का कंसेप्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। तो रिलेशंस के कंसेप्ट के बारे में हमें सब कुछ पता होना चाहिए, लेकिन सब कुछ जानते हुए भी क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त बहुत कुछ हमें पता नहीं रहता है। तो वो जानने के लिए हमें कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने चाहिए। कौन से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने चाहिए? PYQs, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, उन्हें प्रैक्टिस करना चाहिए। और जब उन्हें प्रैक्टिस करते हैं ना, तो हमें कुछ ऐसी डिफरेंट चीज़ें पता चलती है कि जो एग्जाम में पूछी जाती है, और जो जिस तरह से हम नहीं पढ़ते हैं वो चीज़ हमें पता चलती है। यानी हम लोगों की प्रैक्टिस में, प्रिपरेशन में, या फिर कंसेप्ट पढ़ते वक्त हम लोग ये चीज़ ध्यान नहीं देते हैं कि हम उस पर्टिकुलर कंसेप्ट को कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो वही चीज़ आज हम सीखने जा रहे हैं। किसके थ्रू? PYQs के थ्रू। जैसे ही PYQs हमारे कंप्लीट होंगे तो हमें पता चल जाएगा कि मेनली कितने तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और किस टाइप में, किस फॉर्मेट में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये अगर सबको पता चल जाए तो रिलेशंस का पूरा उनका कोर कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। अभी तक आपके जो कंसेप्ट है वो क्लियर नहीं है, क्योंकि आपने सिर्फ कंसेप्ट को देखा है, कंसेप्ट को अप्लाई कैसे करें वो नहीं पता। तो आज के लेक्चर में हम वही करने वाले हैं। तो एक बार अब हम लोग देख लेते हैं हमारे नोट्स को, जो हमने मेनली कंसेप्ट के लिए बनाए थे, और उसमें से हमें किन मेन चीज़ों पे फोकस करना है वो भी देख लेते हैं। क्योंकि आज का जो लेक्चर है उसमें हम कितने क्वेश्चंस लेने वाले हैं? उसमें हम लेने वाले हैं, ये देखो PYQs यहाँ पे ये है, टोटल 8 क्वेश्चंस। तो हमारे जो 2020 के क्वेश्चंस है उसका हम एक मिसलेनियस लेने वाले हैं, जैसे कि आपको पता ही है, मैंने पहले ही बता दिया है। तो ये जो रिलेशंस का जो चैप्टर है ये फंक्शंस के साथ मिक्स होगा और सेट्स के साथ मिक्स होगा, और ये जो PYQ का सेट रहेगा ये 2020 और 21 जो लेटेस्ट के क्वेश्चंस हैं मैं उनको एक्सट्रैक्ट करके यहाँ पे डालने की कोशिश करूंगी। तो वो जो मिसलेनियस वाला पार्ट रहेगा वो तो इंपॉर्टेंट रहेगा ही, लेकिन आज का लेक्चर भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं कंसेप्ट से। तो कंसेप्ट का जो हमारा पार्ट था उसमें हमने मेजरली क्या समझा? रिलेशंस को समझा। रिलेशंस को समझने के लिए हमें ऑर्डर्ड पेयर्स की जरूरत पड़ी, कार्टेशियन प्रोडक्ट की जरूरत पड़ी। तो इस चीज़ को हमें अब ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। अब हमें मेनली मूव करना चाहिए कि रिलेशंस में हमने एग्जैक्टली क्या क्या पढ़ा। ये देखो यहाँ पे हमने रिलेशंस की डेफिनेशन पढ़ी, उसके बाद व्हाट इज रिलेशन वगैरह सब कुछ पता लगाया, रिलेशन को रिप्रेजेंट करने के तरीके जाने, और उसके बाद इमेज, डोमेन, कोडोमेन वगैरह के बारे में जाना, रेंज के बारे में जाना, ये होते क्या हैं। तो ये क्या होता है ये देखो, ये डायग्राम से समझ लो, क्योंकि आज इसका काम आने वाला है लेक्चर में। ठीक है, तो जो भी सेट के बीच में रिलेशन स्टैब्लिश होता है, ए से लेके बी तक का जो रिलेशन स्टैब्लिश हो रहा है, तो ये जो ए वाला सेट है ये क्या होता है? ये डोमेन होता है। और बी वाला जो सेट है उसे बोलते हैं हम कोडोमेन। ठीक है, बी सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं सबके सब हमारे क्या है? कोडोमेन। लेकिन जरूरी नहीं है कि बी के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबका रिलेशन ए वालों के साथ हो। यानी यहाँ पे देखो 1 2 3 4 जो भी रिलेट कर रहे हैं ये सब रिलेट तो कर रहे हैं बी को, लेकिन ये जो रिलेशन है ये कहाँ से कहाँ जा रहा है? इधर से इधर जा रहा है। और ये हमारा क्या हो गया? रेंज हो गया। और ये जो पूरा बी हो गया ये हमारा क्या हो गया? कोडोमेन हो गया। अब हम चलते हैं इनवर्स ऑफ अ रिलेशन। ये रहा हमारा इनवर्स ऑफ रिलेशन। इसका क्या यूज होने वाला है? इसका यूज अभी फिलहाल आपको कुछ नहीं है, लेकिन आज का लेक्चर जो है हमारा मेनली बेस्ड रहेगा टाइप्स ऑफ रिलेशंस पे। इसका मेन आपको ध्यान देना है। टाइप्स ऑफ रिलेशंस में सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशन है इक्विवेलेंस रिलेशन। हमने इसके बारे में ज्यादा एग्जाम्पल्स नहीं लिए थे। क्यों नहीं लिए थे? क्योंकि वो एग्जाम्पल्स अब हम खुद सॉल्व करके देखेंगे और ये कैसे अप्लाई होता है क्वेश्चंस में ये पता करेंगे। लेकिन इसके लिए हमें बेसिक 3 तरह के रिलेशंस पता होने चाहिए, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव जो ये बैकबोन है किसके? इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या है? एक ऐसा रिलेशन जहाँ पे हर एक एलिमेंट अपने ही जैसे दिखने वाले दूसरे एलिमेंट से रिलेटेड हो। एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। ठीक है, अपने ही जैसे दिखने वाले दूसरे एलिमेंट से रिलेटेड है। ए अपने ही जैसे दिखने वाले ए से रिलेटेड है। ठीक है, तो ए बी बी सी सी ये जो हुए ये हमारे क्या हुए? रिफ्लेक्सिव रिलेशन वाले पार्ट में आएगा। ठीक है, तो ये जो है इसकी जो बारीकियां हैं ये मैंने पिछले लेक्चर में बताई थी। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो जाके पिछला लेक्चर देख लेना, फिर यहाँ पे आना, क्योंकि PYQ सॉल्व करना है तो बेसिक नॉलेज तो आपको होना ही चाहिए। जाके फास्ट फॉरवर्ड करके या फिर थोड़ा सा रिवीजन के उससे देख सकते हो। और अगर किसी ने अच्छे से पढ़ा होगा तो उसको ये नोट्स देखते ही समझ में आ जाएगा कि क्या है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या है? जहाँ पे ए बी बी और सी सी दिखता हो। हाँ, ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। आइडेंटिटी रिलेशन में हमने देखा था कि ए बी बी और सी सी ही होना चाहिए, इसके अलावा और कोई ऑर्डर्ड पेयर नहीं चलेगा। लेकिन यहाँ पे एक आध दूसरे ऑर्डर्ड पेयर आ सकते हैं। तो ये देख लो,
मैंने रिफ्लेक्सिव और आइडेंटिटी के बीच में डिफरेंस भी नीचे दे दिया है। अब हम चलते हैं सिमेट्रिक रिलेशन की तरफ, क्योंकि ये भी हमें जानना चाहिए कि क्या है। सिमेट्रिक का सिंपल सा फंडा है, ये रेड कलर से जो लिखा हुआ है, ए बी अगर आर में आ रहा है रिलेशन में, तो बी ए को भी एक रिलेशन में आना चाहिए। यानी कोई भी ऑर्डर्ड पेयर में अगर ऐसा ऑर्डर दिख रहा है ए बी, तो बी ए भी होना चाहिए। 1-3 दिख रहा है तो 3-1 भी होना चाहिए। 1-2 दिख रहा है तो 2-1 भी होना चाहिए। ट्रांजिटिव रिलेशन कैसा होता है? 1-2 दिख रहा है, ठीक है, और 2-4 दिख रहा है तो 1-4 भी होना चाहिए उस रिलेशन में। 1-2, 2-3 दिख रहा है तो 1-3 भी इस रिलेशन में होना चाहिए। अगर ऐसा है तभी वो ट्रांजिटिव है, ठीक है। तो ये चीज़ भी हमने समझ ली। जैसे ही ये तीनों चीज़ें समझ ली, हमारा मेन प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो गया, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव का। ए बी बी ए वाला, ठीक है, और ए बी बी सी है तो ए सी है। तो ये तीनों चीज़ें पता चल गई, और इससे हमें पता चल गया कि अगर ये तीनों के तीनों लगते हैं तो वो जो पर्टिकुलर रिलेशन है वो इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। मैंने बहुत कम टाइम के अंदर आपको ये पूरा एक्सप्लेन किया। ये जो रिलेशंस है हमारे, इक्विवेलेंस रिलेशन और साथ में ये 3 रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, ये एक्सप्लेन किया। लेकिन अब हमको क्या चीज़ पे फोकस करना है? PYQs पे फोकस करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के PYQs। तो आज जो ये 8 क्वेश्चंस हम लेने वाले हैं, ये हमें डिटरमाइन करने में हेल्प करेगा कि क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं एग्जाम में। यही चीज़ तो सबको नहीं पता रहती कि क्वेश्चंस करने कैसे हैं और किस तरह के आते हैं। ये चीज़ जैसे ही पता चल जाती है, हमारे सारे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं और हमें पढ़ना किस डायरेक्शन में वो पता चल जाता है। तो आज तो स्टार्ट करते हैं PYQs से। लेट्स सॉल्व PYQs ऑफ चैप्टर रिलेशंस। सो लेट्स बिगिन विथ आवर फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ PYQ सेट, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले आपके इस क्वेश्चन में जो भी मेन डिटेल्स है वो नोट डाउन कर ली ताकि टाइम बचे, ठीक है। ये स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2 फिर से लिख के रख लिया है। अब हमें मेनली पहली चीज़ क्या करनी है, यहाँ पे इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना है। इक्विवेलेंस रिलेशन पहले स्टेटमेंट में लग रहा है कि नहीं और दूसरे में लग रहा है कि नहीं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस हमें यही चीज़ तो फाइंड करनी है। तो बस पहले स्टेटमेंट का निकालते हैं। लेकिन इक्विवेलेंस रिलेशन निकालने के लिए हमें ये पता भी तो होना चाहिए कि इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करने के लिए हमें प्रूव क्या करना है। हमें मेनली 3 चीज़ें प्रूव करनी है इक्विवेलेंस रिलेशन की जो मेन कंडीशंस है। पहला कंडीशन है कि वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, वो रिलेशन सिमेट्रिक भी होना चाहिए और ट्रांजिटिव भी होना चाहिए। यानी ये तीनों रिलेशंस लगने चाहिए, तभी जाके वो इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाएगा। यानी इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करने का बहुत सिंपल सा फंडा है कि तीनों रिलेशंस को प्रूव कर दो। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन के अकॉर्डिंग हमें क्या प्रूव करना है कि अपने ही जैसे दिखने वाले एलिमेंट के साथ ये ऑर्डर्ड पेयर बनाता है। जैसे कि यहाँ पे x है तो दूसरा वाला भी क्या होना चाहिए, x होना चाहिए। y है तो y होना चाहिए। z है तो z होना चाहिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे अगर हम इफ x बिलोंग्स टू r क्रॉस r, अगर ऐसा दिख रहा है, ठीक है, रिफ्लेक्सिव में तो ऐसे ही रहते हैं ऑर्डर्ड पेयर्स, तो ऐसा दिख रहा है तो हमारे पास कंडीशन क्या बन जाएगी, y माइनस एक्स की जगह x माइनस एक्स आ जाएगा। सो दिस इम्प्लाइज कि हमारे पास x माइनस एक्स इज एन इंटीजर। तो क्या ये इंटीजर होगा? ये इंटीजर होगा, क्योंकि आप कोई भी चीज़ को किसी से माइनस करो, वो भी सेम टू सेम चीज़ को, तो आपके पास आंसर क्या आता है, 0 आता है। x में से x गया तो क्या आंसर आएगा, 0 आएगा। वो इंटीजर है कि नहीं? वो इंटीजर है। और ये चीज़ हमें बता देती है कि हमारा जो आंसर है वो ट्रू है और हेंस इट इज़ रिफ्लेक्सिव, ठीक है। तो a इज़ रिफ्लेक्सिव। अब हम सेकेंड प्रूव करते हैं सिमेट्रिक। सिमेट्रिक प्रूव करने के लिए हमारे पास कैसा ऑर्डर्ड पेयर्स होने चाहिए, अगर एक्स वाई दिख रहा है तो वाई एक्स भी होना चाहिए, 1-2 दिख रहा है तो 2-1 भी होना चाहिए, ठीक है। यानी उल्टा वाला भी वहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए। तो ए जो है हमारे पास ये गिवन है। अब एक्स वाई अगर हमारे पास आर क्रॉस आर में रहता है तो हमें वाई माइनस एक्स मिलता है। तो इसी से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एक्स वाई बिलोंग्स टू आर क्रॉस आर, अगर ये चीज़ बिलोंग करती है ना तो वाई एक्स भी होनी चाहिए। हमें ये चीज़ माइंड में रखनी है और इसको प्रूव करना है। तो एक्स वाई अगर आर क्रॉस आर में होता है तो वाई माइनस एक्स क्या है, इज इंटीजर, ठीक है। अब मैं एक और चीज़ कर सकती हूँ, इसमें माइनस को कॉमन निकाल लूँ, एक्स माइनस वाई बना दूँ अंदर, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वाई जो बन जाएगा अंदर बन जाएगा। अब कोई भी चीज़ का आप अगर +2 का लिख रहे हो कि वो इंटीजर है तो -2 इंटीजर नहीं होता क्या,
होता है। अगर y माइनस एक्स इंटीजर है तो माइनस साइन बाहर खींच के निकाल दो तो भी वो चीज़ जो रहेगी ब्रैकेट में वो क्या रहेगी, वो इंटीजर रहेगी। तो ये जो है ये भी इंटीजर हुआ, ठीक है। अब अगर माइनस एक्स माइनस वाई इंटीजर है तो एक्स माइनस वाई इंटीजर नहीं होगा क्या? अगर -2 इंटीजर है तो 2 इंटीजर नहीं होगा क्या? अगर -3 इंटीजर है तो 3 इंटीजर नहीं होगा क्या? तो x माइनस वाई भी इंटीजर होगा। और जैसे ही मुझे ये चीज़ मिली ना, बिंगो, मेरा पहला चीज़ ऑलमोस्ट हो गया है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, अगर x माइनस वाई इंटीजर है तो y कॉमा x बिलोंग्स टू r क्रॉस r। ये चीज़ कैसे हुआ? अगर x y बिलोंग्स टू r क्रॉस r होता है तो ये चीज़ क्या इम्प्लाई करती है कि y माइनस एक्स इज इंटीजर, यानी सेकेंड कोऑर्डिनेट माइनस फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास आया x माइनस वाई इज इंटीजर, तो मेरा क्या आएगा यहाँ पे, y यानी सेकेंड कोऑर्डिनेट पहले आएगा फिर x आएगा। तो अब यहाँ तक तो आ गया। इससे हमें पता चल रहा है कि ये क्या है, बिलोंग्स टू r क्रॉस r हो रहा है, और इससे हम बोल सकते हैं कि ये जो है ये ट्रू हो गया है, ठीक है। तो अगेन एक और बिंगो हमारा लगा है, और ये भी क्या है, A इज सिमेट्रिक, और ये सिमेट्रिक हो गया है। अब हमें एक और चीज़ प्रूव करनी है, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव प्रूव करना भी बहुत इजी है, वो भी करके देख लेते हैं, ठीक है। तो ट्रांजिटिव प्रूव करना है, यानी अगर 1 2 और 2 3 अगर हमारे रिलेशन में है तो 1 3 भी किस में होना चाहिए, रिलेशन में होना चाहिए। तो इससे हम क्या बोल सकते हैं, हमारे पास गिवन क्या है क्वेश्चन में, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर क्रॉस आर है, तो वाई माइनस एक्स इज इंटीजर, ठीक है। तो यहाँ पे गिवन है वाई माइनस एक्स इज इंटीजर, तो बस वो चीज़ हम लिख लेंगे। दिस इम्प्लाइज कि वाई माइनस एक्स इज इंटीजर, एंड अब y माइनस एक्स यहाँ से लिख दिया, तो यहाँ पे z माइनस वाई, ये सेकंड वाला पहले, फर्स्ट वाला सेकंड प्लेस पे, क्योंकि यहाँ पे उल्टा लिया गया है, ठीक है। क्वेश्चन में ही, स्टेटमेंट में भी वैसा दिया है। तो यहाँ पे z माइनस वाई इज इंटीजर। भैया ये दो चीज़ मेरे पास आ गई है। अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा इनको और पास ला सकते हैं। वो कैसे लाएंगे, y माइनस एक्स एंड z माइनस वाई आर इंटीजर्स, ठीक है। अब यहाँ से मैं एंड को हटा के क्या लगा सकती हूँ, यहाँ से मैं एंड को हटा के प्लस का साइन लगा सकती हूँ, ठीक है। तो y माइनस एक्स प्लस z माइनस वाई, अगर मैंने दोनों इंटीजर्स को ऐड भी कर दिया तो मेरे पास इंटीजर ही आएगा। तो वही चीज़ मैंने सेकेंड स्टेप में लिखी है, ठीक है, आर इंटीजर्स। मैंने एडिशन भी कर दिया दो इंटीजर्स का, तो मेरे को तीसरा इंटीजर मिल जाएगा। अब y माइनस एक्स प्लस जेड माइनस वाई, इसको ऐड करेंगे तो ये माइनस वाई प्लस वाई हट जाएगा, तो बचेगा क्या, z माइनस एक्स बचेगा। z माइनस एक्स इज इंटीजर, क्योंकि दो चीज़ों को ऐड कर रहे हैं ना, ऐड करने के बाद हमें क्या मिल रहा है, एक इंटीजर ही मिल रहा है। तो ये तो हमें प्रूव हो गया कि z माइनस एक्स इंटीजर है। और तो अब ये चीज़ हमें क्या डिपिक्ट करती है, z माइनस एक्स इज इंटीजर। तो क्वेश्चन के थ्रू, क्वेश्चन के फॉर्मेट के थ्रू ये z माइनस एक्स को हम लिख सकते हैं x कॉमा z बिलोंग्स टू r क्रॉस r। और जैसे ही ये चीज़ पता चलती है, बिंगो, ये भी ट्रू है, ठीक है। तो ट्रू, A इज ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव हो गया। एक्स वाई अगर आर क्रॉस आर में है, वाई जेड अगर आर क्रॉस आर में है, तो हमारे पास एक्स जेड भी आर क्रॉस आर में होना चाहिए था, जो कि मैंने प्रूव कर दिया। अब जैसे ही हमारे तीनों के तीनों प्रूव हो गए, अब हम नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, तो स्टेटमेंट 1 से हमें क्या पता चलता है कि वो क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन शो करता है। इक्विवेलेंस रिलेशन शो कर रहा है, ठीक है। तो अब हम स्टेटमेंट 2 में चलते हैं। स्टेटमेंट 2 में जाएंगे, वही सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे, लेकिन अभी आपको लग रहा होगा कि ये जो प्रोसीजर है बहुत लंबा जा रहा है। लंबा नहीं जा रहा है, ये प्रोसीजर को आपको शॉर्ट कर देना है। आधी चीज़ आपको एग्जाम में लिखनी ही नहीं है। ये जो मैंने इतनी मेहनत करके ये सब लिखा है ना,
बिल्कुल नहीं करना है, बहुत फास्ट आपको स्टेप स्किप कर करके यहाँ तक पहुँचना है, ठीक है। तो कोई इंपॉर्टेंट स्टेप मत मिस करना, लेकिन ये है कि आप जैसे स्टेप स्किप करोगे, थोड़ा बहुत माइंड में सोच लोगे उसको, तो वो चीज़ आपकी पूरी हैंडल हो जाएगी। जैसे ये इंपॉर्टेंट स्टेप था यहाँ पे एडिशन वाला, तो ये लिख लो, उसके बाद डायरेक्ट यहाँ पे आ जाओ। ये भी क्यों लिखना है, ये भी चीज़ माइंड में रख लो। अगर लिखना भी है तो सिर्फ ये लिखो, इज एन इंटीजर लिखने की क्या ज़रूरत है। तो आप इसको बहुत शॉर्ट में कर सकते हो, आपको भी पता है, ठीक है। समझा रही हूँ इसलिए पूरे एक एक चीज़ लिख रही हूँ, और आपको नोट्स दे रही हूँ इसलिए भी लिख रही हूँ। अब यहाँ पे स्टेटमेंट 2 चेक करना है, सेम वही चीज़ें चेक करनी है, रिफ्लेक्सिव, फिर सिमेट्रिक और फिर ट्रांजिटिव। तो पहला हम चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए। रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करना है तो हमें चेक करना पड़ेगा x बिलोंग्स टू r क्रॉस r। अब ये चीज़ क्या इम्प्लाई करती है कि x इज इक्वल्स टू अल्फा y गिवन है, और यहाँ पे जो रैशनल नंबर है वो कौन सा है, अल्फा है, ठीक है, फॉर रैशनल नंबर अल्फा। तो यहाँ पे अल्फा जो है वो एक रैशनल नंबर है, तो ले लेते हैं लेट अल्फा इक्वल्स टू कोई एक रैशनल नंबर 1/2 या 1/3 या 1/4, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप कोई कौन सा लेना चाहते हो। तो मैंने रिफ्लेक्सिव का लिया x बिलोंग्स टू r। दिस इम्प्लाइज कि x इज इक्वल टू अल्फा x, पर अल्फा की वैल्यू तो मैंने डाल दी है, x इक्वल्स टू 1/2 x। कभी आपने सुना है कि x जो है वो हाफ x की इक्वल है? ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि हाफ x यानी हाफ होता है और फुल x यानी फुल होता है। ये कभी इक्वल होते हैं क्या, हाफ और फुल? बिल्कुल नहीं होते हैं। सो दिस शोज कि रिफ्लेक्सिव नहीं लग रहा है। तो रिफ्लेक्सिव अगर नहीं लग रहा है, ठीक है, देयरफॉर फॉल्स लिखना, और रिफ्लेक्सिव यहाँ पे नहीं लग रहा है, जिसकी वजह से रिफ्लेक्सिव नहीं लग रहा। तो हमारी जो इक्विवेलेंस के लिए कंपलसरी था कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, हम सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव सर्च भी नहीं करेंगे कि वो लग रहा है कि नहीं। एक गलत हो गया यानी बात खत्म, हमारे पास ये चीज़ आ गई कि हेंस इट्स नॉट एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है, इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस रहेंगे ये कैसे करने ये आपको पता चल गया होगा। तो थोड़ा स्मार्ट वर्क करना है, थोड़ा सा काम यहाँ पे अपना रिड्यूस करना है, बस यही चीज़ माइंड में रखनी है। और यहाँ पे और कोई ट्रिक नहीं है, ये ट्रिक आपको ऐसे ही करना है, पूरा रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव लगाना है। हाँ, ये कर सकते हो कि ये कुछ चीज़ें आप माइंड में सोच ले सकते हो कि यहाँ पे x है तो x-x करेंगे तो वो भी रिफ्लेक्सिव होगा, तो ट्रू है। तो आप अगर यहाँ पे ये चीज़ माइंड में खेलोगे तो बहुत सारा टाइम सेव कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स अब देख लेते हैं सेकंड क्वेश्चन, और इस सेकंड क्वेश्चन में क्या गिवन है, लेट r इक्वल्स टू, ठीक है, एक रिलेशन दिया हुआ है, उसके अंदर ऑर्डर्ड पेयर्स दिए हुए हैं, और वो एक रिलेशन है किस पे, एक सेट पे है, 1 2 3 4 वो सेट है। चलो ये बात तो समझ में आ गई। अब क्या बोला जा रहा है कि क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है कि द रिलेशन इज फंक्शन रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक ट्रांजिटिव। कुछ भी नहीं करना है, डायरेक्ट आइडेंटिफाई करना है। जैसे ही आपको ऑप्शंस दिखते हैं सबसे पहले, तो आपको ये चीज़ समझ में आ जाती है कि आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है कि क्वेश्चन में जो रिलेशन दिया हुआ है वो क्या है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक, नॉन सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, फिर और क्या दिया हुआ है, फंक्शन दिया हुआ है। तो ये सब चीज़ें आइडेंटिफाई करने के लिए आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि ये होते क्या है। नॉट सिमेट्रिक है तो उसकी डेफिनेशन क्या है, उसके बाद रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव, इनकी डेफिनेशन क्या है, तो ये तो आपको पता ही है, ठीक है। तो अब चेक कर लेते हैं 1 बाय 1 देख के ही। वो कैसे करेंगे, हमारे पास जो ये दिया हुआ है रिलेशन, इसमें हमें चेक करना है। तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए इसमें क्या होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव का रूल है कि अपने ही जैसे दिखने वाले दोनों एलिमेंट्स होने चाहिए एक ऑर्डर्ड पेयर में, ठीक है। तो ऐसा कुछ दिख भी रहा है कि यहाँ पे रिफ्लेक्सिव में 1 1 2 2 3 3 ऐसा कुछ दिख रहा है। अगर 1 2 3 4 अगर एक सेट है तो हमें कैसे ऑर्डर्ड पेयर्स दिखने चाहिए, 1 1 2 2 3 3 4 4। कहीं पे भी नहीं दिख रहा है, एक भी नहीं दिख रहा है, दैट मीन्स इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम ट्रांजिटिव देख लेते हैं। ट्रांजिटिव में होने के लिए क्या होना चाहिए, अगर 1 2 है और 2 3 है तो 1 3 भी होना चाहिए। चेक कर लेते हैं, 1 3 दिख रहा है, लेकिन 1 3 दिख रहा है और 3 1 दिख रहा है, तो 1 1 इसमें है ही नहीं, ठीक है। उसके बाद 4 2 दिख रहा है, 2 4 दिख रहा है, लेकिन 4 4 इसमें नहीं है, और 2 3 दिख रहा है, 3 1 दिख रहा है, 2 1 भी इसमें नहीं है। तो ये जो चीज़ें ये मिसिंग हैं, और ये इससे पता चलता है कि ये ट्रांजिटिव नहीं है। तो हमें ये ट्रांजिटिव भी नहीं है, रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, और सबसे पहली चीज़ फंक्शन तो ये अभी है ही नहीं।
फंक्शन होने के लिए आपको फंक्शन का नॉलेज, ठीक है, फंक्शन ऑप्शन को क्रॉस करने के लिए आपको नॉलेज होना चाहिए फंक्शन का, तो वो चीज़ आपको पता चलेगी फंक्शंस वाले चैप्टर में, और जैसे ही वो पता चल जाएगा तो ये आप आराम से क्रॉस कर दोगे। अब नॉट सिमेट्रिक, तो ये नॉट सिमेट्रिक का क्या है केस, तो देख लेते हैं नॉट सिमेट्रिक में क्या होता है। सिमेट्रिक में क्या होता है, सिमेट्रिक में 1 2 2 1 होता है, यानी जो चीज़ ऐसी है तो वो उल्टी भी हमको दिखनी चाहिए। देखो 3 क्रॉस हो गए हैं, ऑब्वियसली थर्ड वाला ऑप्शन होगा, लेकिन फिर भी कोई डाउट नहीं रखना चाहिए, चेक कर लेना चाहिए। 1 3 दिख रहा है, 3 1 दिख रहा है, चलो ये पेयर तो हमें सिमेट्रिक के दिख रहे हैं। 4 2 दिख रहा है, 2 4 भी दिख रहा है, लेकिन 2 3 दिख रहा है, लेकिन इसका दूसरा पेयर तो नहीं दिख रहा है। 2 3 अगर हमारा आर में है तो 3 2 भी तो आर में होना चाहिए, लेकिन वो तो नहीं है, ठीक है। और जब हमने ये चीज़ पता कर ली कि 2 3 आर में है और 3 2 आर में नहीं है, तो इसी से पता चल जाता है कि ये नॉट सिमेट्रिक है। तो ये था मेरा सॉल्यूशन, जो कि 2 लाइन में हो गया, जो कि आपको माइंड में ही कर लेना है, ठीक है, या लिख के कुछ नहीं देखना है। अब अगले पेज पे चलते हैं। ये जो एस और टी जो सेट है, ये क्या है, ये आर क्रॉस आर में लाई करते हैं, ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग सबसेट्स ऑफ द प्लेन आर क्रॉस आर। तो ये सब इतना हमें पढ़ना ही नहीं है, हमें डायरेक्ट एस और टी देखना है, और एस और टी के अंदर हमें y इक्वल्स टू एक्स प्लस 1, ये जो y इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 दिख रहा है और x माइनस वाई इज एन इंटीजर जो दिख रहा है, ये 2 चीज़ें हाईलाइट करने वाली चीज़ें हैं। नाइदर s नॉट t इज इक्विवेलेंस, इक्विवेलेंस इक्विवेलेंस और इक्विवेलेंस, चारों ऑप्शन में इक्विवेलेंस वाली चीज़ दिख रही है। दैट मीन्स हमें क्या आइडेंटिफाई करना है कि इक्विवेलेंस है कि नहीं, ये आइडेंटिफाई करना है। सीधा सीधा क्वेश्चन है, और हमें तो ये ना स्टेटमेंट भी पूरा नहीं लिखना है, यहाँ पे मेन हाईलाइट करने वाली चीज़ यही है। तो y इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 लिखा मैंने, और x की वैल्यू मुझे पता है कहाँ से कहाँ तक लाई हो रही है, 0 से लेके 2 के बीच में। तो 0 और 2 के बीच में कौन सा नंबर है, क्योंकि ये स्ट्रिक्टली लेस देन का साइन है, इसलिए 0 और 2 तो नहीं ले सकते, तो बीच में 1 ही आता है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, y इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 हमें दिया हुआ है, और x की वैल्यू क्या है, अगर यहाँ से हम x की वैल्यू निकाले तो x की वैल्यू हमें मिलेगी 1, ठीक है। और ये x की वैल्यू 1 है, तो मैं यहाँ पे पुट कर देती हूँ, तो 1 प्लस 1 जो कि 2 हो जाएगा, तो y की वैल्यू हमें मिल गई 2, ठीक है। तो मेरे पास क्या वैल्यू आ गई, अगर मैंने एक्स वाई लिखा तो मेरे को ये पता चलता है, यहाँ से मुझे क्या पता चल गया कि y की वैल्यू 2 हो गई, x की वैल्यू 1 है ही है, ठीक है। और मैंने इन दोनों वैल्यूज़ को कहाँ पुट कर दिया, ऐसे ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में पुट किया, और ऑर्डर्ड पेयर जो है वो रिलेशन में आता है। तो 1 2 तो रिलेशन में आ रहा है, लेकिन इसका मतलब 2 और 1 रिलेशन में आएगा ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है, x की वैल्यू 2 हो सकती है क्या, x की वैल्यू 2 हो नहीं सकती, तो यहाँ पे 2 आ नहीं सकता, और यहाँ पे अगर 2 नहीं आ सकता तो यहाँ पे 1 भी तो नहीं आ सकता, और इस ही पर्टिकुलर रीज़न की वजह से 2 और 1 तो हमारा पॉसिबल हो नहीं रहा, तो हमें लिखना पड़ेगा इट डज नॉट बिलोंग्स टू आर। और इस चीज़ की वजह से हमें पता चल गया कि ये जो है ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं होगा, ठीक है। तो इससे देयरफॉर हम लिख सकते हैं इट्स नॉट सिमेट्रिक। लेकिन सिमेट्रिक नहीं है ये प्रूव करके मेरा क्या फ़ायदा हुआ, इससे ये फ़ायदा हो गया कि सिमेट्रिक नहीं है तो इक्विवेलेंस भी नहीं है, देयरफॉर इट्स नॉट इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। बस ये चीज़ मेरे पास आ गई। अब मैंने ये फर्स्ट पार्ट तो कर लिया, सेकंड पार्ट मेरा है ये दूसरा वाला सेट, ठीक है। टी सबसेट जो है रिलेशन का, आर क्रॉस आर का सबसेट वो ये है, रिलेशन में है, तो ये क्या इम्प्लाई करता है कि x माइनस वाई इंटीजर है। लेकिन मुझे क्या प्रूव करना है, मुझे तीनों कंडीशंस प्रूव करनी है। मुझे अगर इक्विवेलेंस प्रूव करना है तो रिफ्लेक्सिव प्रूव करना है, उसके बाद सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव भी प्रूव करना है। तो रिफ्लेक्सिव का हम सबसे पहले देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। रिफ्लेक्सिव का प्रूफ चल रहा है यहाँ पे। रिफ्लेक्सिव के प्रूफ में मैंने क्या डाला, एक्स वाई अगर आर को बिलोंग करता है तो एक्स माइनस वाई बिलोंग्स टू एन इंटीजर, ये हमें गिवन है, ठीक है। लेकिन अगर मैंने y को x से रिप्लेस किया तो क्या होगा, तो मैं अगर x बिलोंग्स टू r लिखूं तो यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी, यहाँ पे आएगी x माइनस एक्स जो कि 0 होता है, ठीक है। तो ये भी बिलोंग्स टू i होगा, और इससे मैं क्या लिख सकती हूँ कि हेंस इट इज ट्रू, और ट्रू होने की वजह से वी कैन से इट्स रिफ्लेक्सिव।
ठीक है, रिफ्लेक्सिव होगा। अब एक और सेकंड वाला चेक करते हैं, सिमेट्रिक। तो चलो अब हमें क्या प्रूव करना है, सिमेट्रिक प्रूव करना है। जल्दी से कर लेते हैं। एक्स वाई अगर आर को बिलोंग करता है, रिलेशन को बिलोंग करता है, ये अगर ऑर्डर्ड पेयर, तो हमें पता है कि एक्स माइनस वाई जो है वो एक इंटीजर होता है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पे मैं माइनस को कॉमन ले लूँगी। अगर मैंने माइनस को बाहर निकाला तो मेरा y माइनस एक्स में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वो भी तो इंटीजर ही हुआ, क्योंकि मैंने सेम ही इक्वेशन को ऐसा लिख दिया है, ठीक है। अब मैंने माइनस को जो बाहर निकाला, तो अब मैं ऐसा भी तो कह सकती हूँ ना, -2 अगर इंटीजर है तो 2 भी तो इंटीजर हुआ, 0 भी इंटीजर हुआ, 1 भी इंटीजर हुआ। तो यानी मैंने इस कंसेप्ट को लगा के मैंने यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप लिखा है कि y माइनस एक्स भी क्या हुआ, इंटीजर हुआ। अब इससे मुझे पता चल गया कि y माइनस एक्स अगर इंटीजर हो रहा है तो y और x किसको बिलोंग करेगा, अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ द स्टेटमेंट दैट इज गिवन टू अस। हमें स्टेटमेंट में क्या दिया था, अगर एक्स वाई एक ऑर्डर्ड पेयर है तो वो उस रिलेशन में अगर रह रहा है तो उसकी वजह से हमें x माइनस वाई जो है वो क्या है, इंटीजर है। तो इससे मैं ये भी तो प्रूव कर सकती हूँ कि मैं y माइनस एक्स इंटीजर है और y x भी रिलेशन को प्रूव कर रहा है, रिलेशन को बिलोंग कर रहा है। तो ये जो स्टेटमेंट्स हैं इसी का हम थोड़ा सा फेरबदल करते हैं, माइनस को कॉमन वगैरह निकालते हैं और यहाँ तक पहुँचते हैं। तो सिमेट्रिक होगा तभी ये स्टेप्स आगे बढ़ेंगे, वरना ये स्टेप्स आगे नहीं बढ़ेंगे। अब ट्रांजिटिव की तरफ चलते हैं। यहाँ पे एक्स वाई अगर बिलोंग्स टू आर है, ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि एक्स माइनस वाई बिलोंग्स टू I1। I1 क्यों लिया, क्योंकि मुझे क्या प्रूव करना है, ट्रांजिटिव। अगर एक्स वाई बिलोंग्स टू आर है और वाई जेड बिलोंग्स टू आर है तो एक्स जेड को भी आर को बिलोंग करना चाहिए। तो करके देखते हैं, वाई जेड बिलोंग्स टू आर, देन इट इम्प्लाइज कि वाई माइनस जेड बिलोंग्स टू I2। अब आगे बढ़ते हैं, y माइनस जेड एक्स वाई और वाई जेड इन दोनों का केस ले लिया। यहाँ पे मैं इसको 1 लिखती हूँ और इसको 2 लिखती हूँ। अब यहाँ से मैं क्या करूँगी, 1 + 2 कर दूंगी। क्यों कर रही हूँ ऐसा, वो भी आपको पता चलेगा। अगर मैंने x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड किया तो क्या ये I1 + I2 हो जाएगा इधर पे राइट हैंड साइड पे। दो इंटीजर्स को ऐड करो तो हमें क्या इंटीजर नहीं मिलता है। तो हम आगे जाके लिखेंगे ये तो इंटीजर है, ठीक है। तो अब यहाँ पे x माइनस वाई और यहाँ पे देखो माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा क्या, बस। और यहाँ पे ये हम लिख सकते हैं कि बिलोंग्स टू इंटीजर। तो हमने ये क्वेश्चन किया है ऑलरेडी, ठीक है, ऐसा ही था पूरा फॉर्मेट, एक बार और कर लिया ताकि ऐसे क्वेश्चंस आपके पक्के हो जाएं। अब x माइनस जेड अगर I को बिलोंग कर रहा है तो वी कैन से दैट एक्स जेड बिलोंग्स टू I, एंड फ्रॉम हेयर वी कैन से कि अगर 1 और 2 में एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, वाई जेड बिलोंग्स टू आर, देन एक्स जेड ऑल्सो बिलोंग्स टू I, ठीक है। तो वी कैन टेल दैट इट बिलोंग्स टू आर ऑल्सो, एक्स जेड बिलोंग्स टू आर। सॉरी, ये सेकंड लास्ट स्टेटमेंट मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा लिख दिया है, ये I को बिलोंग नहीं करेगा, ये R को बिलोंग करेगा, ये होगा, ठीक है। x माइनस जेड बिलोंग्स टू I, दैट्स वाई एक्स जेड बिलोंग्स टू R। तो वो थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था, अब इरेज कर दिया है इसको, करेक्ट, ये वाला करेक्ट है। अब हम क्या करेंगे, अब इसको ही हम क्या बोल देंगे, ये क्या हो गया हमारा, ट्रांजिटिव भी हो गया और ये ट्रू भी है, ठीक है। ट्रांजिटिव हो गया और यहाँ पे सेकंड में सिमेट्रिक भी हो गया। सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव तीनों होने की वजह से इक्विवेलेंस प्रूव हो गया। क्यों, तीनों प्रूव हुए, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और रिफ्लेक्सिव। इसकी वजह से इक्विवेलेंस हो गया। मैंने डबल एक्सप्लेन किया है इस तरह के क्वेश्चन, और इस तरह के क्वेश्चन आए हैं इसलिए मैंने एक्सप्लेन किया है। और अगर आने के चांसेस भी हैं तो आप इसको अच्छे से समझ के रख सकते हो कि हम किस पैटर्न में आगे मूव करेंगे। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आते ही आप 2 सेकंड में इसको कर लोगे। तो हमारा फाइनल ऑप्शन क्या हुआ जो हमें टिक करना है, T इज इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन R पर
एस तो नहीं है, तो एस इज नॉट, डी वाला हमारा करेक्ट ऑप्शन है। एक्स इज अ वैल्यू सच दैट मॉड एक्स की जो वैल्यू है वो 3 से स्ट्रिक्टली कम है, ठीक है, और x जो है वो एक इंटीजर है। इंटीजर वाला पार्ट हटा दो, x की जो वैल्यू है, मॉड x की जो वैल्यू है वो क्या है, स्ट्रिक्टली लेस देन 3। तो जब स्ट्रिक्टली लेस देन रहता है तो 3 तो हम ले नहीं सकते, 3 से कम वाली वैल्यूज उसके अंदर आएगी। चलो ये बात भी ठीक है, बहुत क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो हमें सबसे पहले देख लेना पड़ेगा कि जब मॉड x रहता है, ठीक है, तो अंदर कौन कौन सी वैल्यूज आ सकती है। अंदर प्लस एक्स की वैल्यू आ सकती है और माइनस एक्स की भी वैल्यू आ सकती है, क्योंकि मॉड के अंदर दोनों वैल्यूज रहती है, बाहर भले ही प्लस दिखता हो, ठीक है। जब वो निकल के आती है ना वैल्यू, जब आंसर आता है तो वो प्लस में आता है, लेकिन प्लस और माइनस दोनों में वैल्यूज अंदर छुपी रहती है। तो हमें पता है कि ये हो सकता है। जब ये हो सकता है तो हमें पता है कि एक्स की वैल्यू लेस देन 3 होगी और यहाँ पे माइनस एक्स की वैल्यू लेस देन 3 होगी, लेकिन अभी भी क्लैरिटी नहीं आ पा रही है। तो क्या करते हैं, ये माइनस एक्स है ना, एक्स लिखते हैं ग्रेटर देन -3 होगा, ठीक है। माइनस को उधर भेजा तो साइन उल्टा हो गया, ये पता होगा आपको। अगर नहीं पता तो थोड़ा सा माइंड में सर्च करके देखो, अगर माइनस को उधर भेज रहे हैं तो कौन सा साइड ग्रेटर होगा, तो वो समझ में आ जाएगा आपको। वरना एक इजी तरीका है, माइनस जब उधर जाता है तो ये जो ऐसा साइन है ये उल्टा हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हमने ये चीज़ तो डिसाइड कर ली कि x की वैल्यू लेस देन 3 है और ऐसे में x की वैल्यू ग्रेटर देन -3 है। नेक्स्ट पार्ट पढ़ लेते हैं कि सेट ऑफ इंटीजर्स डिफाइंड बाय, ये जो रिलेशन है इसकी डेफिनेशन दी हुई है कि यहाँ पे रिलेशन है तो वो क्या है, उसको y इक्वल्स टू मॉड x के फॉर्म में लिखा है और x की वैल्यू जो है वो -1 नहीं हो सकती। तो x की वैल्यू हो क्या कह सकती है, तो x की वैल्यू हमें पता है किससे कम है, 3 से कम है, ठीक है। और किससे ज़्यादा है, x की वैल्यू -3 से ज़्यादा है। मैंने इन दोनों को कंबाइन किया, इसको भी कंबाइन किया और इसको, और साथ में मैंने ये निकाल लिया। जैसे ही ये निकाला तो मेरे पास x की सारी वैल्यूज़ आ जाती है। क्या क्या है, तो x की वैल्यूज़ क्या क्या है, -2, -1, 0, 1, 2 और 3 नहीं आ सकता क्योंकि स्ट्रिक्टली लेस देन है। तो जब ये मैंने x की वैल्यूज़ का सेट बना लिया तो मुझे ये सब वैल्यूज़ मिल गई। लेकिन जबकि मैंने यहाँ पे ध्यान दिया इस वाले पार्ट पे, रिलेशन वाले पार्ट पे, क्या है रिलेशन में गिवन, तो अब हमने क्या किया, x की वैल्यूज़ फाइंड करके रखी है और ये जो रिलेशन है ये हमें गिवन है। इस रिलेशन में हमें दिया है कि एक ऐसा ऑर्डर्ड पेयर है एक्स वाई जिसके लिए y की जो वैल्यू है वो क्या है, मॉड x है। लेकिन पास में एक और एक्स्ट्रा चीज़ दी हुई है, x इक्वल्स टू -1। यहाँ पे लोग ध्यान नहीं देंगे, सोचेंगे ये एक्स्ट्रा नॉलेज है, लेकिन ये एक्स्ट्रा नॉलेज नहीं है, यही इंपॉर्टेंट नॉलेज गिवन है और यहाँ से लोग ना भटक जाते हैं क्वेश्चन में। तो यहाँ पे देखो पावर सेट के हमें डेफिनेशन पता है, यहाँ पे पूछा क्या गया है, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द पावर सेट ऑफ आर इज, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ आर फाइंड करने का बहुत अच्छा तरीका है 2 to the power n, और n क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो इसके अंदर रहेंगे, ठीक है। तो ये रिलेशन के अंदर कितने टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ रहे हैं उसको यहाँ पे हमें डायरेक्ट डाल देना है। तो रिलेशन के अंदर होते क्या है, रिलेशन के अंदर एलिमेंट्स होते हैं क्या, नहीं, ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं। तो ऑर्डर्ड पेयर्स जो रहते हैं रिलेशन के अंदर वो यहीं से बनेंगे, इन x की वैल्यूज से। अलग अलग x की वैल्यूज आती जाएगी और साथ में पैरेलल y की वैल्यूज भी मिलती जाएगी। तो जितनी x की वैल्यूज होगी उतनी हमें y की वैल्यूज मिलेगी। यहाँ पे कितनी x की वैल्यूज है, 1 2 3 4 5 x की वैल्यूज है, तो यहाँ पे पांचों वैल्यू डालेंगे x की जगह पे तो पैरेलल y भी मिलता जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने -2 डाला तो मेरे पास 2 आ जाएगा, -1 डाला तो 1 आ जाएगा, 0 डाला तो 0 आ जाएगा। तो वैसे करते जाएं तो अंदर कितने सारे ऑर्डर्ड पेयर्स बनेंगे, 1 2 3 4 5 ऑर्डर्ड पेयर्स बनेंगे। लेकिन एक बहुत बड़ा गेम खेला गया यहाँ पे, पास में लिखा हुआ है x इक्वल्स टू -1, जो कि हर कोई एक्स्ट्रा नॉलेज के हिसाब से लेगा, एक्स्ट्रा नॉलेज नहीं है, वो चीज़ ध्यान देने वाली चीज़ है कि अगर x की वैल्यू -1 नहीं है तो हमें इस -1 को इस x के साथ, मतलब ये जो x के यहाँ पे हम वैल्यूज पुट कर रहे हैं तो यहाँ पे ये -1 भी तो पुट कर रहे हैं, वो नहीं पुट कर सकते। यहाँ पे देखो मेंशन ही कर दिया गया, रेस्ट्रिक्शन लगाया गया है। ये रेस्ट्रिक्शन जिसने ध्यान नहीं दिया उसके यहाँ पे स्कोर चले जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2014 के जेईई मेन में आया, लेकिन इस तरह की जो बारीकियाँ रहती है वो पेपर में आती है, यानी आपको ध्यान देनी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अलग से हाईलाइट करती हूँ
इस पोर्शन को, ये जो पार्ट है ये मेन हमारा यहाँ पे डिसाइड करेगा कि जिसने यहाँ पे ध्यान दिया उसका ये पूरा आंसर चेंज हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे 5 नहीं, हमारे पास कितने एलिमेंट्स हो गए x के, 4 हो गए। एक इसको नहीं ले सकते, ठीक है, इसको नहीं ले सकते, इसको ले सकते हैं, इसको, इसको और इसको, तो टोटल 4 हो गए। अब n की जगह हम क्या डालेंगे, 2 to the power 4, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कितने ऑर्डर्ड पेयर्स बनेंगे, 4 ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे, 5 नहीं 4। कैसे, तो अब हम देख लेते हैं कि रिलेशन के अंदर हमारे टोटल ऑर्डर्ड पेयर्स कितने आ रहे हैं, क्योंकि वो जानना तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिर नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स आ जाएंगे तो वो यहाँ पे डाल देंगे। तो ऑर्डर्ड पेयर्स कितने आएंगे, देखो मैं तो अभी लिख के बता रही हूँ, लेकिन एग्जाम में ये चीज़ नहीं करनी है, ये ट्रिक यूज़ करनी है। याद रखो ये ट्रिक है कि -2, -1, 1 और 2, सिर्फ -2, -1, 0, 1, 2 में से हमने कितने सिलेक्ट किए, 4 सिलेक्ट किए, -1 को हटा दिया अकॉर्डिंग टू द रेस्ट्रिक्शन गिवन। तो हमारे पास कितने x की वैल्यू आ गई, -2 आ गई, 0 आ गया, 1 और 2 आ गया। तो हम 1 by 1 क्या करेंगे, यहाँ पे डालते जाएंगे और y की वैल्यू फाइंड करते जाएंगे। तो हमारे पास x की वैल्यू तो है ही है -2, और y की वैल्यू हम कहाँ से फाइंड करेंगे, ये यहाँ से, y = mod x से। ठीक है, तो y की वैल्यू में हम क्या करेंगे, ये फाइंड करने के लिए -2 की जो वैल्यू है ना यहाँ पे डालेंगे और y की वैल्यू पैरेलल निकालते जाएंगे। ऐसे क्या होगा, ऐसे हमारे पास सारे ऑर्डर्ड पेयर्स आ जाएंगे। तो जितनी x की वैल्यूज रहेगी उतनी ही हमारे y की वैल्यूज रहेगी, यानी नंबर ऑफ x की वैल्यूज कितनी है, 4 है, तो हमारे पास उतनी ही y की भी वैल्यू आएगी। और हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर कितने बनेंगे, 4 ही बनेंगे। तो घूम फिर के जब 4 ही यहाँ पे वैल्यूज आ रही है अंदर ऑर्डर्ड पेयर्स, तो हम क्या करेंगे, 2 to the power n की जगह क्या लिख देंगे, n की जगह 4 लिख देंगे। और जैसे ही हमने 2 to the power 4 लिखा, हमारा आंसर आ गया। लेकिन कई लोग यहाँ पे क्या करने वाले मिस्टेक, इसको इग्नोर करेंगे और यहाँ पे क्या काउंट करेंगे कि ये -1 भी एक हमारा ऑर्डर्ड पेयर में मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डर्ड पेयर क्रिएट करेगा। -1 को यहाँ डालेंगे, फिर x की वैल्यू -1, 1, ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डर्ड पेयर आएगा, जिसकी वजह से 2 to the power 5 कर देंगे हर कोई, और आंसर भी गलत आएगा। मैक्सिमम लोग ये मिस्टेक करेंगे। सो आई हैव टोल्ड यू द रीजन व्हाई यू आर डूइंग मिस्टेक इन जेई, और ये जो सिली मिस्टेक है ये इंपॉर्टेंट है, इसको फाइंड करना और इसको पहले ही किल कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे -2, 0, 1, 2 इनको 1 by 1 डालते हैं और ऑर्डर्ड पेयर्स निकालते हैं। एग्जाम में नहीं करना है, एग्जाम में डायरेक्ट ट्रिक यूज करनी है, वो ट्रिक मैं यहाँ पे अटैच कर दूंगी। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, x की वैल्यू डाल रहे हैं। x की वैल्यू क्या है हमारी, -2। फिर y की वैल्यू, अगर मैंने x की वैल्यू अंदर -2 लिखी तो y की वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी। तो बस ऐसे ही करते जाओ, 0, 0, उसके बाद 1, 1 और 2, 2। So here you can see we have 1, 2, 3, 4 ordered pairs। बस यहाँ पे क्या करेंगे, 2 to the power 4 लिखेंगे और 2 to the power 4 लिखेंगे तो हमारा क्या होगा, 16। ठीक है, तो ये 16 हमारे पास क्या आया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट। तो यहाँ पे मैंने ट्रिक लिख दी है कि कैलकुलेट डायरेक्टली फ्रॉम x, नंबर ऑफ एलिमेंट्स देखो कितने हैं और माइंड में ही सोच लो कि हमारे ऑर्डर्ड पेयर्स कितने बनेंगे। तो अब अगर आप ये ट्रिक लगा रहे हो तो ये ट्रिक लगाते वक्त एक चीज़ ध्यान में रखना कि कभी भी ऑर्डर्ड पेयर जो आप लोग काउंट कर रहे हो माइंड में, वो 2 बार ना क्रिएट हो जाए, कहीं 1, 1 2 बार ना आ जाए, या फिर 2, 2 2 बार ना आ जाए, 1, 2 2 बार ना आ जाए। समझ में आ ही गया होगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पे सब कुछ यूनिक था और ये चीज़ समझ में भी आ रही थी यहाँ से देख के। ठीक है, तो इसलिए ये यूनिक था और यहाँ से समझ में आ रहा था देख के कि यहाँ पे जो x की वैल्यूज़ है उसके पैरेलल हमारी इतनी ही वैल्यूज़ आएगी और रिपीट नहीं होगा कुछ। तो इसलिए मैंने उस हिसाब से 4 निकाला और वो वैल्यू यहाँ डाली, वरना अगर ये चीज़ फाइंड कर लोगे तो कोई आपका ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, कुछ सेकंड, 1-2 सेकंड ज़्यादा लगेगा। तो आई होप अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई है तो ऐसे क्वेश्चंस आप कर सकते हो। ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी था और ऐसे ट्रिकी क्वेश्चंस ही जेई मेंस में आ रहे हैं आजकल। ठीक है, तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स अब देख लेते हैं 5th क्वेश्चन। और 5th क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि R1 और R2 ऐसे रिलेशंस हैं। ठीक है, गिवन है उसके अंदर ऑर्डर्ड पेयर्स क्या क्या है। हमें यहाँ पे क्वेश्चन पे पूरा अच्छे से ध्यान नहीं देना है, हमें नीचे के ऑप्शंस पे ध्यान देना है। सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, दोनों की जो हमारी बात क्या की जा रही है, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव को लेके जो मेन है वो लड़ाई चल रही है। और सेकंड वाले ऑप्शन में नॉट सिमेट्रिक दिख रहा है। तो
कुछ भी मत करो, सीधे ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक को टारगेट करो और चेक करो R1 और R2 में ये दिख रहे हैं कि नहीं। अब हम लोग देख लेते हैं कि R1 ट्रांजिटिव है कि नहीं। R1 को ट्रांजिटिव चेक करने के लिए हमें पेयर्स चेक करने पड़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें 1 बाय 1 पेयर चेक करना है। तो हम लोग सबसे पहले ना यहाँ से स्टार्ट करेंगे। CA है, AC है, ठीक है, तो CC होना चाहिए, CC भी है, ठीक है। तो ऐसे करके हम चेक करते जाएंगे। मैं आपको बता दूं यहाँ पे, क्योंकि मैं टाइम नहीं वेस्ट करना चाहती एक एक पेयर चेक करने में, तो BC दिख रहा था और CA यहाँ पे दिख रहा था, ठीक है। तो मैं इन दोनों पे फोकस आपका लाना चाहूँगी, BC और CA। तो मेरे पास BA होना चाहिए जो कि यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो BC R1 ही होगा ये, ठीक है। तो अब BC और CA दोनों अगर R1 को बिलोंग कर रहे हैं तो विच इम्प्लाइज BA should belong to R1 but it does not belongs to R1, और इसकी वजह से it's not transitive। तो अब देख लेते हैं हम सिमेट्रिक। सिमेट्रिक होने के लिए CA दिख रहा है तो AC होना चाहिए, ठीक है। दिख रहा है BB, ठीक है, फिर CC भी ठीक है। BC दिख रहा है तो CB होना चाहिए। CB है कहीं पे, कहीं नहीं है। अगर BC दिख रहा है R1 में तो CB भी होना चाहिए R1 में, बट इट इज़ नॉट देयर इन R1, दैट्स वाई इट इज़ नॉट सिमेट्रिक। तो मैंने ये चीज़ तो फाइंड कर लिया कि R1 जो है वो ना ही ट्रांजिटिव है ना ही सिमेट्रिक है। ऑप्शंस में देख लेते हैं ऐसा कुछ है क्या। चलो R2 की बात हो ही रही है तो R2 करना ही है हमको, R2 भी देख लेते हैं। R2 जब हर जगह पूछा ही जा रहा है तो सबसे पहले R2 ही करके देख लेना, क्या पता कोई ऐसा ऑप्शन निकल जाए लकीली कि जहाँ पे सिर्फ R2 की ही हमें ज़रूरत हो, ठीक है। तो हमारा टाइम वेस्ट ना हो R1 के ऊपर। अब ट्रांजिटिव है AB BA तो AA होना चाहिए। चलो ये भी दिख रहा है। CC, फिर CC है तो यहाँ पे नहीं, कुछ भी नहीं है। CA है, AB है तो CB होना चाहिए, तो वो चीज़ नहीं दिख रही है। CA है और AB है तो यहाँ पे हमारे पास CB दिखना चाहिए। CB कहीं पे भी नहीं है, ठीक है। तो मैं ये चीज़ लिख देती हूँ। CA हमारे पास R2 में है और AB भी हमारे पास R2 में है, बट इट implies that CB is not there in R2 and hence we can say that it's not transitive। ये शॉर्ट में लिख रही हूँ बिकॉज इट्स जेई, और यहाँ पे हमें जितना शॉर्ट हो सके उतने में लिखना है। सिमेट्रिक, सिमेट्रिक में AB BA, फिर CA और AC, AA BB और CC, तो ये सिमेट्रिक है, ठीक है। कैसे फाइंड किया, AB का BA दिख गया मुझे, CA का AC दिख गया, AA BB और CC ये तीनों हैं, तो हमारे पास सारे सिमेट्रिक के पेयर्स हो रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास ट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव नहीं है R2, और सिमेट्रिक है। देख लेते हैं ऐसा कुछ ऑप्शन है क्या। R2 इज सिमेट्रिक बट इट्स नॉट ट्रांजिटिव, ये तो लग रहा है। बाकी के देखने की ज़रूरत है क्या। अगर मोर देन वन वाला ऑप्शन आपको पूछा जा रहा है तो फिर देखना पड़ेगा। वैसे में एक ही ऑप्शन है तो यही हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। और देख लेते हैं बाद के ऑप्शन भी। R1 R2 आर नॉट सिमेट्रिक, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ये सिमेट्रिक नहीं है लेकिन ये तो सिमेट्रिक है। उसके बाद R2 इज़ नॉट सिमेट्रिक, ऐसा नहीं है। R1 और R2 आर ट्रांजिटिव, बेकार की चीज़ें। ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना पड़ता है आपको समझ में आ गया है। हमें सिर्फ मेन सिमेट्रिक ट्रांजिटिव सर्च करना है, वो चीज़ हमने देख ली ऑप्शन से। सीधा हम लोग स्टार्ट कर देंगे सर्च करना। R1 R2 में सर्च करेंगे, एक रफ पेज पे लिखेंगे फटाफट, और ये R1 R2 लिखेंगे और उसके बाद हम जल्दी से इसको निकाल लेंगे। तो ये फास्ट किए जा सकते हैं बहुत कम सेकेंड्स में, और जल्दी करना ही इसका मेन तरीका है, क्योंकि इसमें आपको डायरेक्ट पूरा आइडेंटिफाई करना पड़ता है पेयर्स को, और वो ढूंढना पड़ता है, ठीक है। उसके लिए टाइम लगता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो 6 क्वेश्चन पे आ जाते हैं, और इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि n जो है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है, यानी जहाँ पे जो भी नंबर्स यूज होने वाले हैं वो नेचुरल नंबर्स होंगे, ठीक है। और ये जो R1 R2 रिलेशन है, यहाँ पे जो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं उनको हम कैसे फाइंड करेंगे। 2x + y = 10 दिया है, x + 2y = 10 दिया है, ये इक्वेशन दी है, इससे हमें ऑर्डर्ड पेयर्स फाइंड करने हैं। और x और y की वैल्यू क्या है, नेचुरल नंबर्स। तो ये जो नेचुरल नंबर्स है यहाँ पे हम डालते जाएंगे पैरेलल, और हमारी वैल्यूज निकलती जाएगी। अब नेचुरल नंबर है तो 0 को नहीं ले सकते,
1 2 3 से आगे तक चलेगी। लेकिन सबसे पहले ये जो हमारा अचानक से जो हमने ऑप्शन देखा तो ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक आ गया, तो मुझे ये लगा कि ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक फाइंड करने को तो ये बोलेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पे अगर ये पूरी वैल्यूज़ दे रहे हैं, इक्वेशन दे रहे हैं, तो करके देखते हैं ये वाले दो में से हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे हमारे क्या दिए हुए हैं, रेंज ऑफ R1 एंड R2। अगर हम वैल्यूज़ डालेंगे और उसमें से अगर हमें x और y की वैल्यू मिलती है, तो मैं अगर y की सारी वैल्यूज़ को देखूं तो वो हमारी रेंज होगी, ठीक है, तो उससे हम रेंज फाइंड कर सकते हैं। लेकिन ये जो ट्रांजिटिव रिलेशन और सिमेट्रिक रिलेशन दिख रहा है, ये तो बात की बात है, अगर हमें कुछ ऑप्शन ही नहीं मिल रहा तो हम सारे ऑर्डर्ड पेयर्स को बनाएंगे और फिर ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक चेक करेंगे। ये काम थोड़ा बढ़ाने वाले ऑप्शन दिख रहे हैं, और ये जो है ये थोड़े हल्के ऑप्शन दिख रहे हैं, ये जल्दी फाइंड किए जा सकते हैं। सबसे पहले काम तो हमें वैसे में भी क्या करना है, हमें ऑर्डर्ड पेयर्स फाइंड करने पड़ेंगे, जिसके लिए हमें x और y की वैल्यूज पता होनी चाहिए। बहुत आसान तरीका है, ग्राफ में आपने किया होगा, x की वैल्यूज डालते जाओ, y की वैल्यू मिलती जाएगी, ठीक है। तो ये ऐसे आप x और y को लिख लो, और दो मेन इक्वेशंस को हम y के फॉर्म में लिख लेंगे, ठीक है। तो R1 और R2 है, तो सबसे पहले देखो यहाँ पे C ऑप्शन जो दिया है वो R2 के लिए दिया है, ठीक है। तो R2 में क्या है, x प्लस 2y है, x प्लस 2y इक्वल्स टू 10 दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, y इक्वल्स टू 10 माइनस एक्स अपॉन 2, बस मैंने इस फॉर्म में लिख लिया। पहला C वाला जो ऑप्शन है वो करके देख रहे हैं, क्या पता वही हमारा तुक्का सही लग जाए, ठीक है। तो x 10 माइनस एक्स अपॉन 2, ऐसे जब क्वेश्चंस रहते हैं ना, तो इसमें हमें एलिमिनेशन मेथड नहीं चलता, कि यहाँ पे हमें पूरा सॉल्व करना है और चीज़ें फाइंड करनी है, तो यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड काम नहीं करेगा। यहाँ पे जो मिल गया सही, अगर पहले आपको पहला ही करेक्ट मिल गया तो आप लकी हो, ठीक है। तो y इक्वल्स टू 10 माइनस एक्स अपॉन 2, यहाँ पे x की वैल्यूज हम 1 से डालना शुरू करेंगे, और मैक्सिमम कितना ले सकते हैं, 10 माइनस 10 तो 0 हो जाएगा, ठीक है, और 0 तो होल नंबर है। यहाँ पे बोला ही गया है कि जो भी इधर पे है ये सारे क्या है, हमारे n में यानी नेचुरल नंबर्स में आ रहे हैं। तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 10 में से 6 गए, 4 अभी भी चल रहा है, 7 3, और 10 में से कितना कम कर सकते हैं, 10 में से हम मिनिमम 1 तक तो माइनस कर सकते हैं, ठीक है, 10 में से हम 9 तक माइनस कर सकते हैं, तो 8 और 9 को भी ले लेते हैं। अब हमारे पास ये सारी वैल्यूज दी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 10 में से 1 को माइनस किया तो हमारे पास 9/2 आएगा। यहाँ पे 8/2 जो कि 4 होता है, ठीक है। उसके बाद 7/2 आएगा, उसके बाद 6/2 जो कि 3 होता है, उसके बाद क्या आएगा 5/2, उसके बाद हमारे पास क्या आएगा 5/2 आ गया ना, 4/2 आएगा जो कि 2 मिलेगा, और उसके बाद 3/2 आएगा, और उसके बाद 2/2 यानी 1, फिर 1/2, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ हमने देखी, ये जो है ना, ये हमारे किस फॉर्म में आ गए हैं, रैशनल नंबर्स के फॉर्म में, ठीक है। तो ये रैशनल नंबर्स के फॉर्म में है, इनको छोड़ दो, क्योंकि सब कुछ नेचुरल के फॉर्म में चल रहा है, तो हम इनको सिलेक्ट करते हैं 4 3 2 और 1। चेक करो कि ये रेंज में आ रहे हैं कि नहीं, 1 2 3 4 आ रहे हैं, यानी हमारा करेक्ट है, पहला ही ऑप्शन करेक्ट निकल गया है। तो ये रहा हमारा रेंज ऑफ R2, 1 2 3 4, और ये हमारा करेक्ट ऑप्शन। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने करेक्ट ऑप्शन मार्क किया था कि एक बार देख लेते हैं, हाँ हमने किया था। ये वाला क्वेश्चन अब देखते हैं। तो ये जहाँ पे रेंज ऑफ R2 है, तो रेंज ऑफ R2 हमारा कितना हो गया, ये तो अब हमने यहाँ पे रेंज ऑफ R2 फाइंड कर लिया, पहले ही उसमें हमारा करेक्ट लग गया ऑप्शन। लेकिन मान लो अगर ये 1 2 3 रहता और ये ऑप्शन नहीं रहता, मान लो पहले में से, दूसरे में से या चौथे में से कोई एक ऑप्शन रहता, तो हम ऐसे में क्या करते हैं, ऐसे में कुछ भी नहीं करते, हम ये जो हमारे पेयर्स बन रहे थे ना, ये क्या बन रहे थे, ये हमारे ऑर्डर्ड पेयर्स बन रहे थे, तो हम इनको ऑर्डर्ड पेयर्स के फॉर्म में लिख लेते और ट्रांजिटिव सिमेट्रिक वगैरह वगैरह सब चेक करते बैठते। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आइए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 और 8। जी हाँ, इस बार हम 2 क्वेश्चन ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये 2 क्वेश्चन सेम ही हैं, बस क्वेश्चन पूछे अलग अलग गए हैं।
नेट आर विद रिलेशन, ठीक है, रैशनल नेचुरल नंबर्स का पूरा रिलेशन दिया हुआ है हमें, ठीक है। यहाँ पे x की जो वैल्यू है वो नेचुरल है। यहाँ पे आपको नेचुरल जो दिया हुआ है वर्ड, ये इस पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है, इसकी वजह से पूरा क्वेश्चन पलट सकता है। जिसने ध्यान नहीं दिया उसका पूरा क्वेश्चन पलटेगा या फिर वो कंफ्यूज होकर छोड़ देगा क्वेश्चन, ठीक है। तो x अगर नेचुरल नंबर है तो ये हमें कंडीशन दी हुई है, हमें फाइंड क्या करना है कि हमें डोमेन फाइंड करना है। डोमेन यानी अगर x और y दिया है तो ये हमारा क्या हुआ, डोमेन, और y क्या हुआ, रेंज। बस हमें अगर ऑर्डर्ड पेयर्स सब पता है और उसमें डोमेन और रेंज पता है तो टेंशन ही क्या है, लेकिन यहाँ पे नहीं पता है। इक्वेशन दे दी गई है और बता दिया गया कि नेचुरल नंबर्स है x की वैल्यू। तो मैंने क्या किया, जब x की वैल्यू को नेचुरल नंबर्स बता ही रहे थे तो मैंने x को ना क्या किया, 2x को मैंने उस साइड भेज दिया इक्वेशन के, और मेरे पास ये वैल्यू आई 41 माइनस 2x। तो यहाँ पे x के अगर हम अलग अलग वैल्यूज़ डालेंगे तो हमें y की अलग अलग वैल्यूज़ मिलेगी। तो मैंने यहाँ पे x की वैल्यूज़ डालनी शुरू की, लेकिन यहाँ पे मुझे एक डाउट आएगा कि x की वैल्यूज़ डालूँ तो डालूँ क्या। तो मुझे गिवन है x जो है वो क्या है, वो नेचुरल नंबर है। हम मैक्सिमम कितनी वैल्यूज़ डाल सकते हैं यहाँ पे, हम मैक्सिमम अगर यहाँ पे 41 है और ये 2x दिख रहा है यानी ये एक इवन नंबर बनेगा यहाँ पे, तो 41 है तो -40 तक कर सकते हैं, ठीक है, -40 तक कर सकते हैं। 41 कर सकते थे लेकिन वो ऑड होता, ठीक है। तो यहाँ पे x की वैल्यू ऐसी चाहिए जो इससे मल्टीप्लाई होगी तो इवन होगी, ठीक है ना। तो x की वैल्यू ऐसी चाहिए कि यहाँ पे लास्ट वाले प्लेस पे हमारी 40 तक आए, ठीक है। तो 40 लाने के लिए यहाँ पे मैक्सिमम हमारे पास 20 तक x की वैल्यू चाहिए। स्टार्ट कहाँ से करेंगे, मिनिमम 1 से लेके 20 तक की पूरी वैल्यूज़ यहाँ पे डाली जाएगी और तब धीरे धीरे हमें y की वैल्यूज़ मिलेगी। तो x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई कर रही है, 1 से लेके 20 तक। अब x की वैल्यू अगर 1 से लेकर 20 तक लाई कर रही है तो ये कितने नंबर हुए, टोटल 20 हुए, ठीक है ना। 20 नंबरों को हम डालेंगे x की जगह पे, और x ही तो हमारा डोमेन है ना, तो हमें मिल गया ना डोमेन। तो अब सोचने की क्या बात है, हमारा तो डोमेन मिल गया। अब अगर हमसे रेंज पूछ लिया जाए जो कि अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, तो अब हम क्या करेंगे, ये देखो अगला क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट रेंज ऑफ दिस रिलेशन, ठीक है। पूरा सेम क्वेश्चन है, रेंज पूछा गया है, वहीं पे मैं आपको दे दूं, यहाँ चलो यहीं पे लिख देती हूँ। तो यहाँ पे x की वैल्यूज़ क्या क्या आ सकती है, x की वैल्यूज़ हमारी आ रही है 1 से लेके 20 तक। क्यों, मैक्सिमम ये भी वही सेम ही क्वेश्चन है, तो यहाँ पे भी x की वैल्यू 20 तक जाएगी मैक्सिमम, जिसकी वजह से 41 माइनस 40 तक मैक्सिमम हो पाएगा, ठीक है। जिसकी वजह से y की वैल्यू मैक्सिमम कहाँ तक आएगी, 41 में से 40 गया तो 1, ठीक है। तो मैं करती हूँ फाइंड y की वैल्यूज़, ठीक है, पैरेलल x के पैरेलल y की वैल्यूज़। तो अगर मैंने y की वैल्यूज़ फाइंड की तो क्या क्या आ सकती है, यहाँ पे अगर मैंने 1 डाला तो क्या आएगा, 41 माइनस 2, ठीक है ना। 1 डालते ही क्या आएगा, 41 माइनस 2, तो मेरा यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी, 39। अब मैं यहाँ पे अगर 2 डाल रही हूँ तो 41 माइनस 4 हो रहा है, तो 41 माइनस 4 क्या, तो वैल्यू क्या आएगी, 37, ठीक है। अब ये भी हो गया, लेकिन अब मैं सारी वैल्यूज़ फाइंड ही क्यों करूँ, अगर मैं ऐसे धीरे धीरे x की वैल्यूज़ डालती जाऊंगी तो मैक्सिमम यहाँ पे मेरे पास क्या वैल्यू आएगी, लास्ट में जाके मैंने सबसे पहले 1 डाला, 2 डाला, 20, ठीक है। तो 2 20 40 होगा, 41 माइनस 40 इज़ 1, तो यहाँ पे आ गई वैल्यू। तो हमारे पास यहाँ पे कितने ऐसे वैल्यूज आएंगे, कितने नंबर्स आएंगे, 20 ही आएंगे, क्योंकि हमारे पास x कितने हैं, 20 है। x में हमारे पास कितनी वैल्यूज है, 20 तक वैल्यूज है, 1 से लेकर 20 डिजिट्स हैं, तो वो 20 नंबर्स हैं। तो वो 20 नंबर्स को मैं धीरे धीरे डाल रही हूँ तो मेरे पास 20 y की वैल्यूज आ रही है, और इसलिए मैं बोल सकती हूँ कि मेरे पास y की कितनी वैल्यूज आ रही है रेंज में। तो यहाँ पे हमारा रेंज क्या होगा, रेंज होगा 20, क्योंकि यहाँ पे ये कितने डिजिट्स, कितने नंबर्स आ रहे हैं, 20, ठीक है। तो y की कितने नंबर्स आ रहे हैं, 20। why it is 20, because there are total 20 numbers in x, that's why according to it we get parallel numbers in y, and hence we get parallel 20 numbers in y, and hence we can say that range is
20। तो यहाँ पे x को क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं। और तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है, फोर्थ वाले में 16 इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो टिक कर लो, सेकंड वाला ऑप्शन है करेक्ट। क्वेश्चन सेम था, पूछने के दो तरीके थे, डोमेन और रेंज पूछ लिया गया आपसे। कई लोग यहाँ पे मेन मिस्टेक पता है क्या करेंगे, ये जो आइडेंटिफाई किया ना हमने 1 से लेकर 20 तक x की वैल्यू, यहाँ पे मेन मिस्टेक होगी। कैसे होगी, ये जो x की वैल्यू आपको दिख रहा है ना, नेचुरल नंबर्स, मैक्सिमम लोग इसे इग्नोर करेंगे और फिर सोचने बैठेंगे कि x की वैल्यू तो कहीं से कहीं तक भी हो सकती है। अब नेचुरल नंबर में भी लोग ये सोचेंगे कि x की वैल्यू तो 100 भी हो सकती है, 200, इन्फिनिटी तक। तो वैसे ही सोचना है। हमें पता है कि यहाँ पे आर बी अ रिलेशन डिफाइंड ऑन अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स दिया हुआ है। ठीक है, पूरा सेट ही क्या है, नेचुरल नंबर्स का है, रिलेशन ही नेचुरल नंबर्स पे डिफाइन किया गया है। दैट मीन्स सब कुछ नेचुरल में ही चल रहा है, उन्होंने स्टार्टिंग में ही बोल दिया है। तो वाई भी हमारा नेचुरल नंबर्स के सेट में ही है। ठीक है ना, वो कहीं दूर से वो कोई एलियन नहीं है, कोई दूर प्लैनेट से नहीं आया है, वो इसी प्लैनेट का है बंदा। तो यहाँ पे नेचुरल नंबर्स का ही रूल फॉलो हो रहा है, इसलिए यहाँ पे 1 से लेके जी ये 20 वैल्यूज ही हमारे पास आएगी। 20 क्यों आ रही है, अगर मैं यहाँ पे 21 डाल दूँ, 21 टू जा कितना होगा 42, 41 में से 42 गया तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, -1। और -1 इज एन इंटीजर, नॉट नेचुरल नंबर। दैट्स वाई वी आर नॉट यूजिंग इंटीजर्स हेयर। ठीक है, इंटीजर्स का इस्तेमाल इसलिए यहाँ पे नहीं हो रहा है। सो आई होप आपको ये पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। और 8 के 8 क्वेश्चंस आज हमने कर लिए हैं। इन क्वेश्चंस में जो जो मेन पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं उस पर ध्यान दो। ठीक है, और जो जो मैंने एक्स्ट्रा ट्रिक्स वगैरह बताई हैं उसको आप लगाने की कोशिश करो अपने दूसरे क्वेश्चंस में, मॉक टेस्ट वगैरह में, तो उससे आपकी हेल्प होगी ही। और जाने से पहले अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा हो और ये 8 क्वेश्चंस करके आपको ऐसा लगा हो कि कुछ किया है हमने पढ़ाई की है आज, तो आपको मुझे लाइक तो कर देना ही चाहिए। साथ में इस वीडियो को शेयर कर देना चाहिए अपने उन सारे फ्रेंड्स तक जो ये सोचते हैं कि हम कब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कब क्या करेंगे। तो उनको भेज दो ताकि वो ये क्वेश्चंस 8 क्वेश्चन सॉल्व कर ले। इन 8 क्वेश्चंस को सॉल्व करने का फ़ायदा ये है कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो और इससे आपकी जो मैथमेटिकल एप्टीट्यूड है ये डेवलप होगी। और साथ में आप जो ये सोचने का तरीका है, पेपर को जब आप देखते हो फर्स्ट टाइम और सोचते कैसे हो उस क्वेश्चन को, वो आप में डेवलप होगा। क्योंकि पेपर में क्वेश्चंस को थोड़ा सा ट्रिकी बनाया जाता है, थोड़ा सा कंबाइन किया जाता है दूसरे कंसेप्ट के साथ। देखो यहाँ पे जैसे कि यही क्वेश्चन देख लो, इसमें क्या किया हमने, इसमें हमने नेचुरल नंबर्स का और जो इंटीजर्स का है थोड़ा सा कंसेप्ट यहाँ पे डाला है। यानी थोड़ा सा मिर्च मसाला लगता ही है क्वेश्चन में, और उसको आइडेंटिफाई करना, कहाँ पे किस चीज़ को देखना और किस चीज़ को इग्नोर करना, ये सब आप सीखोगे। तो ये कब सीखोगे, जब मेरे साथ रेगुलर क्वेश्चन सॉल्व करते रहोगे। और क्या ये 8 क्वेश्चंस बहुत हो गए, नहीं, 2020 के भी कुछ क्वेश्चंस अभी बाकी हैं, तो जिनको मैं लूँगी हमारे उस सेशन में जिसमें हम सारे मिसलेनियस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। फंक्शंस, रिलेशंस और साथ में सेट्स के भी क्वेश्चंस मिक्स कर देंगे और फिर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आपको एक चीज़ बता दूं, रिलेशंस जो चैप्टर है इसमें पहले बहुत क्वेश्चन पूछे जाते थे, रिसेंट में रेयरली ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। लेकिन कोई भरोसा नहीं है कि आपकी इस पर्टिकुलर बैच में, क्योंकि अटेम्प्ट्स ज़्यादा हो गए हैं, इसकी वजह से इस पर्टिकुलर बैच में ही ये क्वेश्चंस आ जाएं। और क्या पता आपने जो अटेम्प्ट ज़्यादा मेहनत से पढ़ाई की है, जिसमें अच्छे से देना चाह रहे हो, उसमें ही ये क्वेश्चन आ जाए। तो पढ़ना सब कुछ ही चाहिए मेरे हिसाब से, लेकिन पढ़ने का एक तरीका होता है, वही चीज़ मैं सिखाती हूँ। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करने का एक तरीका होता है, वो मैं बताती हूँ। और आपका काम है मुझे फॉलो करना और साथ में खुद भी प्रैक्टिस करना। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं अगले वीडियो में।